ज्ञान। बच्चों हम कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 14 सांख्यिकी। अब तक हमने चर्चा कर लिया है कि सांख्यिकी किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। आंकड़ों के प्रकार और उनके प्रस्तुतिकरण के बारे में बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने एक प्रस्तुतिकरण का एक प्रकार यानी कि सारणी द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को हम पढ़ चुके हैं, अर्थात बारंबारता बंटन सारणी की जानकारी हमने ले ली है बच्चों। अब हम देखेंगे कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का दूसरा तरीका क्या था बच्चों, आलेख बनाकर, आलेख या ग्राफ बनाकर भी हम क्या करते हैं, आंकड़ों को निरूपित करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 1000 शब्दों से, पुरानी कहावत है बच्चों, 1000 शब्दों से एक चित्र अधिक बोलता है। ठीक है, आप 1000 शब्दों में समझाने की कोशिश करें किसी चीज़ को, आप समझाने की कोशिश करें किसी व्यक्ति को जिसने अभी तक कोई वस्तु नहीं देखी है। सपोज कीजिए उसने कभी कोई मुर्गा देखा नहीं है, फिर आप शब्दों के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मुर्गा ऐसा होता है, पंख होते हैं, पैर होते हैं, नाखून होते हैं, चोंच होती है, आँखें होती है, तब भी उसको शायद समझ न आए कि मुर्गा वास्तव में कैसा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको चित्र दिखा देंगे वो तुरंत समझ जाएगा कि ये इस तरीके का पक्षी क्या है, मुर्गा है। तो आपको समझ में आई कि अगर हम शब्दों या अंकों के माध्यम से सारणी बनाकर जब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वो इफेक्टिव है, लेकिन वो शायद इतना नहीं कि जितना हम चित्रों के माध्यम से अगर दिखाएं तो उतना इफेक्टिव रहेगा। तो चित्र ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं बच्चों, आलेख ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, इसलिए हमें आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का ये तरीका भी आना चाहिए। देखते हैं बच्चों आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण या आलेख या निरूपण में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्राचीन कहावत मैंने अभी आपको बताया कि एक चित्र 1000 शब्दों से भी उत्तम होता है, इसलिए अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेख की सहायता से अच्छी तरीके से दर्शाया जा सकता है। और वास्तव में इसी को हम क्या कहते हैं, आलेख ये निरूपण बच्चों, निरूपण लिखा गया है यहाँ पे निरूपण को अधिक सरल हो जाता है। आंकड़ों की तुलना को जब आपको समझना हो तो आप दोनों मदों के, जिन भी मदों को आपको तुलना करनी है उनके चित्र से उनको ग्राफ में दिखा दें तो आसानी से आप तुलना करके बता देंगे कि कौन सा मद अधिक उपयोगी है और दूसरा अनुपयोगी है। तो अगर हम देखें तो निरूपण जो हम करेंगे आलेख या निरूपण, तो वो कौन कौन से निरूपण करेंगे, हम दंड आलेख बनाएंगे, हम आयत चित्र बनाएंगे और हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे सॉरी बच्चों, बार ग्राफ बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दंड आलेख की। बार ग्राफ बच्चों आपने देखा है इस तरीके से हमारे पास ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। अगर हम एक्स अक्ष पे क्या ले लें, चर ले लें। चर का मतलब जिस चीज़ का हम अध्ययन किया जा रहा है, यानी कि हम अगर छात्रों की लंबाइयों का अध्ययन कर रहे हैं तो इधर लंबाइयाँ ले लेंगे। अगर हम अलग अलग महीनों के वर्षा का अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग महीनों में होने वाली वर्षा की मात्रा का अध्ययन कर रहे हैं, तो महीनों के नाम इधर ले लेंगे। ठीक है, अलग अलग मदों पर खर्चों की बात करें तो खर्चे ले लेंगे। तो जिस भी चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं उसको एक्स अक्ष पे ले लेते हैं और उसकी जो बारंबारता होती है उसको हम किस पे ले लेते हैं, वाई अक्ष पे ले लेते हैं बच्चों। और याद रखिए जब हम दंड बनाते हैं या स्तंभ बनाते हैं तो जो स्तंभ की चौड़ाई है, सभी स्तंभों की चौड़ाई एक समान होती है और उनके मध्य जगह भी ये जो जगह छोड़ी जाती है वो भी बराबर ही छोड़ी जाती है। तो इस तरीके का जब आप आलेख के निरूपण करते हैं अक्षों पर दंडों की सहायता से, स्तंभों की सहायता से, तो ये आलेख क्या कहलाता है, दंड आलेख कहलाता है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए बच्चों। दंड आलेख एक आंकड़ों का चित्रीय निरूपण होता है, ऐसा चित्र बनता है। ठीक है, जिसमें एक अक्ष यानी कि एक्स अक्ष पर
चर का मतलब जिस सूचना का हम अध्ययन कर रहे हैं को प्रकट करने के लिए समान चौड़ाई के दंड यानी स्तंभ खींचे जाते हैं और जिनके बीच में बराबर की दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के मान यानी कि इस चर के मान जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उनके मानों को हम किस पे लिखते हैं, दूसरे अक्ष यानी कि y अक्ष पे रखते हैं। और दंडों की ऊंचाइयां इन मानों पर निर्भर करती है। कोई दंड ऊपर हो सकता है, नीचा हो सकता है, बराबर लंबाई के हो सकते हैं। किस पर निर्भर करता है? ये जो चर का मान है उस पर निर्भर करता है। उदाहरण की सहायता से समझते हैं बच्चों। देखिए पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 5, 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। यानी कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं हम चर, हमारे पास हो गया जन्म का महीना। जन्म का महीना हमारे पास क्या हो गया? अध्ययन का चर हो गया। तो ये क्या क्या हो सकता है चर का मान? अब आप देखिए कि कोई बच्चा जनवरी में पैदा हो सकता है, उसका जन्मदिन जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 आपके पास क्या हैं? चर हैं। तो चरों को तो हम किस पे लेते हैं? चरों को तो इनको तो हम किस पे लेंगे? एक्स अक्ष पे ले लेंगे। किस पे ले लेंगे? एक्स अक्ष पे। और जो बच्चों की संख्या है वो इस प्रकार होगी। जो ये ले लेंगे और स्तंभों की ऊंचाई कितनी होंगी? मान ले कि अगर 10 बच्चे जनवरी में उनका जन्मदिन है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 10 होगी। और फरवरी में अगर 8 बच्चों ने जन्म लिया है या 6 बच्चों का जन्मदिन है तो ये इसकी लंबाई 6 तक होगी। तो इस तरीके से आप दंड आलेख बनाएंगे। देखिए इस तरीके का बनेगा। एक जन्म का महीना लिखेंगे, बीच में बराबर दूरियां छोड़ी गई हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और हमने कितने बच्चों से पूछा है? हमने पूछा है 40 विद्यार्थियों से। तो देखिए जनवरी में कितने बच्चों का जन्मदिन है? 3 बच्चों का। फरवरी में 4 बच्चों का, तो इसकी ऊंचाई 4 तक ले लेंगे। मार्च में 2 बच्चों का जन्म है, अप्रैल में भी 2 बच्चों का जन्म है, मई में 5 बच्चे जन्मे हैं, जून में कितने बच्चे जन्मे हैं बच्चों? 1 ही का बर्थडे है। जुलाई में 2 बच्चों का बर्थडे है। सबसे ज़्यादा अगस्त सावन के महीने में जन्मे हैं। ठीक है। अगस्त के बाद में सितंबर में अगर हम देखें तो 3 बच्चों का जन्मदिन है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 4 बच्चों का जन्मदिन है। तो जब आप इस तरीके से चित्र द्वारा निरूपित करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? दंड आलेख कहते हैं। क्या करते हैं? एक्स अक्ष पे तो हम जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, हम जन्म के महीनों का अध्ययन कर रहे हैं वो ले लेते हैं। सब महीनों के बीच में हम बराबर क्या खींचेंगे? जगह छोड़ेंगे। और प्रत्येक महीने के ऊपर एक दंड बनेगा, स्तंभ बनेगा जिसकी ऊंचाई इसके मानों पर निर्भर करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब निरूपण किया जाता है तो वो एक दंड आलेख कहलाता है। समझ में आ गया? अच्छा, इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि कब आपको दंड आलेख बनाना पड़ेगा। देखिए ये जो चर है ना, चर क्या है? व्यक्तिगत हैं, अलग अलग हैं और कम संख्या में हैं। व्यक्तिगत हैं और कम संख्या में हैं। यानी कि अगर आपको चरों की संख्या क्या हो? कम चर हो। जैसे कि हमने वो ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन देखा था। ठीक है। वैसे तो अगर चरों की संख्या कम हो, हम अलग अलग चर को दिखाएं, हमें समूह बनाने की जरूरत नहीं पड़े। तो जब समूह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और अलग अलग हम चर को दिखाते हैं तब हम क्या बना सकते हैं? दंड आलेख बनाते हैं बच्चों। यानी कि जो आप बारंबारता बंटन सारणी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बना रहे थे, उसी के लिए हम क्या बनाते हैं? दंड आलेख बनाते हैं। तो ये एक चित्रात्मक निरूपण है। ठीक है। इसमें से देखिए आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो आप स्तंभ को देख के बता सकते हैं कि नवंबर वाले में तो 4 विद्यार्थियों का जन्मदिन है। ठीक है। फिर आपको बताना है किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो जिसका दंड आलेख सबसे ऊंचा यानी कि अगस्त के महीने में सर्वाधिक बच्चों का जन्म हुआ है। 6 बच्चों का। उससे कम किस में हुआ है? मई में। सबसे कम किस में हुआ है? जून में। तो इस तरीके के कई प्रश्नों के उत्तर आप दंड आलेख देखकर दे सकते हैं। तुलनात्मक
अगला उदाहरण देखिए बच्चों, एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है, एक परिवार है जिसकी मासिक आय कितनी है 20,000 रुपये। उसके बारे में आप क्या अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न मदों के अंतर्गत महीने में होने वाले खर्चों की योजना बनाई गई थी। यानी आप अध्ययन कर रहे हैं कि कौन से मद में, कौन से डिपार्टमेंट में या कौन सी चीज़ के लिए हम कितना खर्चा करते हैं। तो देखिए ग्रोसरी या परचून के सामान में वो कर रहे हैं 4,000 रुपये खर्च, खाने पीने के सामान में। किराया बच्चों, किराया जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर का किराया कितना है, किराया के लिए वो खर्च कर रहे हैं 5,000 रुपये। किराया से मतलब हो गया घर का किराया, आने जाने बस वगैरह किसी का भी किराया, तो 5,000 रुपये कुल मिला के। बच्चों की शिक्षा पे भी वो 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। दवाइयों पर 2,000 रुपये महीने का खर्च आता है। ईंधन पर यानी कि जैसे कि गैस सिलेंडर वगैरह पर कितना आ रहा है 2,000 रुपये का खर्च। मनोरंजन के लिए भी वो 1,000 रुपये खर्च करते हैं, नेट रिचार्ज करवाते हैं या कहीं पिकनिक पे जाते हैं या टीवी रिचार्ज करवाते हैं उसके लिए, और कुछ अन्य खर्चे भी हो जाते हैं, अन्य खर्चे 1,000 रुपये हो जाते हैं। दिए गए आंकड़ों के लिए एक दंडालेख बनाइए। तो दंडालेख बना सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं जो आपके चर हैं वो अलग अलग हैं। तो ग्रोसरी है, किराया है, बच्चों की संख्या है, इनको तो हम ले लेंगे एक्स अक्ष पे, और इनके जो मान है उनको हम क्या अक्ष पे ले लेंगे, वाई अक्ष पे। और स्तंभ की ऊंचाई, इस वाले ग्रोसरी के स्तंभ की ऊंचाई कितनी रखेंगे 4, किराए की 5, बच्चों की संख्या की 5 तक भरेंगे, दवाइयाँ 2 तक भरेंगे, ईंधन, ठीक है। तो जब आप दंडालेख बनाएंगे तो आपको इस तरीके का दंडालेख देखने को मिलेगा। लिख दीजिएगा बच्चों, देखो ग्राफ में एक डिब्बा छोड़ के ग्रोसरी, फिर डिब्बा छोड़ेंगे किराया, किराए के बाद में शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, विविध, और कहाँ तक भरना है 4,000 तक भरना है, इन दोनों को 5,000 तक भरना है। समान दूरी छोड़ना बच्चों, समान दूरी छोड़ना, ऐसा है कि इसमें आपने एक डिब्बा छोड़ा, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 4 छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना, एक डिब्बा छोड़ना है। देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए एक बार के लिए किस तरीके से का दंडालेख आपको बनाना है। वाई एक्स पे आप लेंगे खर्च और एक्स एक्स पे आप क्या लेंगे मदे कौन सी, मतलब किन किन पे आपको खर्चा करना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से बनाते हैं दंडालेख। बिल्कुल आपको सिर्फ एक्स अक्ष पे क्या लेना है, चर ले लेने हैं, चरों के सामने आपको स्तंभ बनाने हैं, स्तंभ की ऊंचाइयां कितनी रखनी है, जितनी की उनके मान है। जैसे कि 4,000 है तो 4 तक, 4 के बराबर तक भर देंगे, ठीक है ना। और अगर 5 है तो 5 तक का ऊंचाई, 5 ऊंचाई तक का लेंगे, 5 डिब्बे भरेंगे। ग्राफ पेपर में बनाना है बच्चों आपको ये। अब देखते हैं दूसरा आलेख निरूपण, जिसको हम कहते हैं क्या बच्चों, आयती चित्र या हिस्टोग्राम। ये दंड आलेख का ही एक विशेष रूप है बच्चों। आयती चित्र दंड आलेख का ही विशेष रूप है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये अलग अलग मदे हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर क्या हो, ये ऑब्जर्वेशन अलग अलग न होके वर्ग अंतराल के रूप में दे रखे हो बच्चों, वर्ग अंतराल के रूप में दे रखे हो। जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 20, ठीक है। तो ये वर्ग को हम क्या लेते हैं, वर्ग अंतराल को हम एक्स अक्ष पे लेते हैं। तो ये 0, 5, फिर 10, फिर 20, फिर अच्छा 15, अच्छा 10, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से। और इनकी कुछ ऊंचाइयाँ होंगी, हर एक वर्ग अंतराल की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो ये जो स्तंभ हैं आपको एक दूसरे से चिपके हुए नज़र आ जाएंगे। और जब स्तंभ एक दूसरे से चिपके हुए नजर आते हैं तब हम इस चित्र को दंड आलेख कहने की बजाय क्या कहते हैं, आयती चित्र कहते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आई क्या, कि दंड आलेख तो कब बनाएंगे, जब अलग अलग प्रेक्षण चर अलग अलग आपके पास होंगे, जैसे कि अलग अलग मदें थी। लेकिन अगर चर किसके रूप में हैं, वर्ग अंतराल के रूप में हैं, तो क्या बनेगा, आयती चित्र बनेगा, दंड आलेख नहीं बनेगा। क्या बनेगा, आयती चित्र बनेगा। आंकड़े कैसे हो, संतत वर्ग अंतराल के रूप में दिए जाएं, तब हम आयती चित्र के माध्यम से उनको दिखा सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। देखो किसी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या और उनके भारों का अध्ययन किया गया है। 36 विद्यार्थियों से उनके भार पूछे गए। तो ऐसे 9 विद्यार्थी हैं जिनका वेट 30.5 से 35.5 है।
35.5 हैं, 40.5 वाले 6 हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, जब हमें इनको आयती चित्र में दिखाना होगा तब हम एक ले लेंगे x अक्ष और एक ले लेंगे y अक्ष। अच्छा, मैं स्टार्ट करना है मुझे 30 से, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ तो मूल बिंदु O है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूंगा, थोड़ा सा ऐसा जिगजैग करके यहाँ से पहले डिब्बे से मैं लिखूँगा 30.5, फिर मेरे पास 35.5, फिर ये 40.5, फिर 45.5, फिर 50.5, इस तरीके से। तो देखिए 30.5 से 35.5 वाला डिब्बा, ये वाला डिब्बा कहाँ तक भरना है, 9 ऊंचाई तक भरना है। कितनी ऊंचाई तक भरना है, 9 ऊंचाई तक आपको भरना है। फिर 35 से 40 तक वाला कितनी ऊंचाई तक भरना है, 6 ऊंचाई तक भरना है, 6 ऊंचाई तक भरना है। तो आप बना तो दंड ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग वर्ग अंतरालों के लिए बना रहे हैं दंड आलेख, और ये एक दूसरे से चिपके हुए से नजर आएंगे। ये 15 ऊंचाई तक भरना है, इस तरीके से। तो ये जो चित्र बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम या आयती चित्र। बनाइए बच्चों, ग्राफ पेपर में बनाइए। अब ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा साइन क्यों कर दिया है, ऐसा साइन क्यों बना रहा हूँ, उसका कारण भी समझिए। क्योंकि ग्राफ में आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से फिर 0.5 का 5 का अंतर लेके चलेंगे, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, फिर जाके कहीं ये आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उस वाले पोर्शन को ऐसे श्रिंक कर देंगे, दबा देंगे, तो दबा हुआ पार्ट ऐसा दिखाया जाता है ग्राफ में बच्चों। आप बनाएंगे तो ऐसा आपको चित्र देखने को मिल जाएगा, और ये चित्र क्या कहलाता है, आयती चित्र कहलाता है। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। आयती चित्र आपको किस तरीके से बनाना है, वही वर्ग अंतराल को x अक्ष पे लेना है, और मापों को, उन वर्ग अंतराल की बारंबारताओं को आपको y अक्ष पे लेना है, और y अक्ष पे लेकर आप ऐसा चित्र बना दीजिएगा, आयती चित्र कहलाता है। पाठ्य पुस्तक का अगला उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण संख्या 7। एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करना चाहती है। अध्यापिका जी क्या चाहती हैं, टीचर जी, मैडम चाहती है कि वो क्या ले, एक 100 मार्क्स का 100 मार्क्स वाला एक मैथ्स का पेपर बनाए, और वो दोनों सेक्शनों को दे दे, सेक्शन ए को भी दे दे और सेक्शन बी को भी दे दे। ठीक है, और उनके प्रदर्शनों से देखकर यह पाती है कि कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 20 से कम हैं और कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक 70 या उससे अधिक है। अतः उसने विद्यार्थियों को 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, है ना। अच्छा, इस तरीके से 10-10 का अंतर, और लास्ट में पहला उसने वर्ग अंतराल बनाया 0 से 20 का। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला उसने 0 से 20 वाला बनाया, फिर 20 से 30 वाला, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 तक, तो वो 10 का अंतर लिया। पहले 20 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 10-10 का अंतर, 70 तक। फिर 70 के आगे तुरंत 70 से 100 वालों का उसने क्या बना लिया, जैसे विभिन्न माप के वर्ग अंतरालों को वर्गीकृत करने का निर्णय लिया, और उसने निम्नलिखित सारणी बना दी। ये सारणी उसने बना दी कि भाई जो सेक्शन, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनके 20 से भी कम नंबर आए हैं 7, 20 से 30 वाले 10, 30 से 40 वाले 10 बच्चे हैं, 40 से 50 नंबर लाने वाले 20 बच्चे हैं, 50 से 60 नंबर वाले 20 बच्चे हैं, और 60 से 70 वाले 15 बच्चे हैं, 70 या उससे अधिक वाले 8 बच्चे हैं। कुल बच्चे कितने हैं, 90 बच्चे हैं। फिर क्या हुआ देखिए बच्चों, अब आप इसका एक बार क्या बना दीजिए, आयती चित्र बना लीजिए। थोड़ी देर मैं रुकता हूँ, तब तक आप इसका आयती चित्र बना लीजिए, वीडियो को रोकिए, आयती चित्र बना लीजिए। ठीक है, ऐसे ही एक बना लिया आपने। अब देखिए, ऐसे ही किसी एक बच्चे ने क्या किया है, किसी एक विद्यार्थी ने इस सारणी की सहायता से क्या बनाया है, एक आयती चित्र बनाया है, जिसे आगे आकृति में दिखाया गया है, और आपको उसको देख के बताना है कि जो आपने आयती चित्र बनाया है क्या वैसा ही उस विद्यार्थी ने बनाया, और फिर वो आलेखी निरूपण क्या आयती चित्र सही बनाया है। आपका वाला भी मैं चेक कर दूंगा, आप भी मिला दीजिएगा जब मैं सही बनाऊंगा। और क्या इस बच्चे वाला भी देख लेते हैं कि इस बच्चे ने सही बनाया है क्या। तो बच्चे ने बनाया है, ये देख लीजिए बच्चों,
ये उस बच्चे ने आपको बना के दिया है आंकड़ों का आलेखी निरूपण, आयती चित्र बना के दिया है। देख लिया। अब आप अपना भी देख लीजिए, दोनों को मैच कीजिए, क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है क्या। अगर सेम है बच्चों तो क्या आपका सही है, और डिफरेंस है तो क्यों है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए उस बच्चे ने 0 से 20 तक वाले की ऊंचाई कितनी ली है, 7 ली है। जैसा कि सारणी में भी दिखाया गया था कि 0 से 20 वाले कितने हैं, 7 बच्चे हैं। फिर उसने 20 से 30 वाले बच्चों की ऊंचाई 10 ली है, 30 से 40 वालों की भी 10 ली है, 40 से 50 वालों की ऊंचाई 20 ली है, 50 से 60 वालों की भी 20 ली है, 70 वालों की ली है 15 ऊंचाई, और फिर ये इनकी ऊंचाई उसने कितनी ली है, 8 ली है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो उसने क्या किया है, सब कुछ ठीक है ना, एक ही लाठी से सबको उसने हाँक लिया है। ठीक है, एक ही लाठी से हाँकने का मतलब ये है कि उसने 0 से 20 अंकों वाले अंक भार को, इस वर्ग अंतराल को भी क्या ले लिया है, उतना ही ले लिया है 0 से 10 वालों को। तो जिस वर्ग अंतराल में देखिए, यहाँ देखिए ये जो वर्ग अंतराल है इसमें 0 से 20 ये बड़ा वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये अंतराल छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये और भी बड़ा वर्ग अंतराल है 70 से 100 तक। तो क्या ये उचित है कि हम सबको एक ही तरीके से माने कि भाई 10 वालों के लिए भी आप 10 ऊंचाई का बना रहे हो, और इन 20 अंकों के लिए आप 7 ऊंचाई का बना रहे हो। सबको सेम अंतराल देने के बाद मैंने कहा था आयती चित्र बनाते हैं। दंड में क्या होती है, याद कीजिए जब हमने दंड आलेख की चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले, तब हमने कहा था कि सभी दंड की क्या होनी चाहिए, चौड़ाई समान होनी चाहिए और उनके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही बात लागू होती है, क्योंकि जो होगी दंड की ऊंचाई बच्चों, ये जो आयत की ऊंचाई होगी, आयत की ऊंचाई वो हमेशा समानुपाती होगी चौड़ाई के। तो यहाँ इस समानुपाती रिलेशन का ध्यान नहीं रखा है इस बच्चे ने, तो ये इसका आयती चित्र क्या है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि अगर 0 से 20 तक का ले रहे हो तो इसकी चौड़ाई के अनुपात में ही इसकी ऊंचाई होनी चाहिए थी। 10 है तो 10 के अनुपात में ही ऊंचाई होनी चाहिए थी। तो आप दोनों वर्ग अंतरालों को एक जैसे आंक नहीं सकते, क्योंकि इन वर्ग अंतरालों की चौड़ाइयाँ क्या हैं, अधिक है। तो जब ऐसा असंतत है लेकिन वर्ग की चौड़ाइयाँ क्या हैं बच्चों, अलग अलग हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, इन अंतरालों का क्या करेंगे, समानयन करेंगे, या फिर ऊंचाइयों का समानयन करना पड़ेगा। तो जब आप, क्योंकि आपको पता नहीं है 0 से 10 वाले तो कितने हैं, तो उनमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आप इनकी ऊंचाइयों को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करके समानुपाती ऊंचाइयां निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ये गलत चित्र प्रस्तुत कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है। क्यों? क्योंकि उसने 20 अंतराल वाले को भी उतना ही अहमियत दे दी जितनी कि 10 वर्ग माप वाले की। तो अलग अलग वर्ग माप जो है उसकी वजह से इनकी ऊंचाइयां क्या करनी पड़ेगी, हमें समायोजित करनी पड़ेगी। अगर चौड़ाई वर्ग माप जो है, जो वर्ग माप होती है उसके समानुपाती होती है क्या, स्तंभ की ऊंचाई, और यहाँ उस समानुपाती रिलेशन का ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए ये चित्र गलत है। तो सही करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, ये अंक है, ठीक है, तो वर्ग में तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसा दिया गया है वैसा ही करना पड़ेगा। ये बारंबारताएं हैं। फिर आप देखिए वर्गों की चौड़ाई, तो पहले वाले वर्ग की 20 है, 10 है, इनकी 10 है, और लास्ट वाले की चौड़ाई कितनी है, 30। तो ऊंचाई चौड़ाई के समानुपाती होनी चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि सर देखो, अगर 10 का अंतर है और हम ऊंचाई 10 लेते हैं, 10 में 10 की लेते हैं, तो 20 में से कितनी लेनी पड़ेगी? तो देखिए 20 में से 7 को अगर हम देखें, 20 माप
ठीक है ना। 10 माप वाले में चेंज करेंगे तो 20 में से 7 को अगर हम 10 वाले माप में चेंज करें तो 10 से गुणा करेंगे, तो सबको हम 10 चौड़ाई वाले में चेंज कर रहे हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, बारंबारता बटे वर्ग की माप गुणा जिसमें भी आपको चेंज करना है। अगर आप 10 चौड़ाई वाले में चेंज करना चाहते हैं तो 10 से गुणा कीजिए, 20 चौड़ाई वाले में चेंज करना चाहते हैं तो 20 से गुणा कीजिए। मतलब ये है, मैंने इसको सबको 10 सेंटीमीटर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले में हम सबको बदल रहे हैं। सबको किस में बदल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले में। इस बात को समझिए बच्चों, ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं भाई, हमने क्या माना है, एक सेंटीमीटर अगर चौड़ाई है तो उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, समानुपाती का मतलब यही हो गया। मैंने बोला कि अगर चौड़ाई x है, x सेंटीमीटर चौड़ाई के लिए हम x सेंटीमीटर ऊंचाई लेंगे, 1 के लिए हम 1 लेंगे, 10 के लिए हम 10 लेंगे, 1 के लिए हम क्या लेंगे, 1/10 लेंगे, ठीक है ना। 10 के लिए अगर आप क्या ले रहे हो, 10 चौड़ाई के लिए 10 ले रहे हो, तो 20 चौड़ाई के लिए कितनी ऊंचाई लेनी पड़ेगी, 7 ऊंचाई। 7 को अगर हम 10 के रेस्पेक्ट में बदलें तो कितनी लेनी पड़ेगी बच्चों, देखिए 7/20 गुणा 10, फिर 10/10 यानी कि बारंबारता बटे वर्ग चौड़ाई गुणा 10 वाले में बदल लीजिए। तो ये ऊंचाइयां आपको मिल जाएंगी, ये क्या मिल जाएंगी, ऊंचाइयां मिल जाएंगी। इसलिए इस अब जो वर्ग अंतराल है 0 से 20, उसकी ऊंचाई आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 3.5 लेनी पड़ेगी। इसकी कितनी लेनी पड़ेगी, 2.67 लेनी पड़ेगी। तब जाके ये क्या बनेगा, सही आयती चित्र बनेगा। प्यारे बच्चों समझ में आया। तो अगर वर्ग माप अलग अलग हैं तो पहले आप क्या करें, उनकी ऊंचाइयां निकालें, समानुपाती ऊंचाइयां निकाल लिए बच्चों। आयत की लंबाई या ऊंचाई आप निकाल लें, ठीक है, और उसके बाद में आप आयती चित्र बनाएं। तो ध्यान रखेंगे क्या जो वर्ग अंतराल दे रखा है सबकी माप समान है। अगर सबकी माप समान है तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बारंबारताओं के बराबर ऊंचाई ही ले लीजिए। लेकिन अगर अलग अलग क्या है, मापे हैं, तब आप उनको क्या करेंगे, समायोजित करेंगे, किसके अनुपात में, उनकी चौड़ाइयों के अनुपात में। तब फिर आप क्या बना पाएंगे, सही आयती चित्र बना पाएंगे बच्चों। अब देखिए आगे एक और आलेखीय निरूपण, बारंबारता बहुभुज। अभी आपने देखा आयती चित्र से ही हम क्या करते हैं, बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। ये मिड पॉइंट ले लीजिए, सबके मध्य बिंदु ले लीजिए। सबके मध्य बिंदु लेकर आप क्या खींच दीजिए, रेखाएं खींच दीजिए, लाइन से इनको मिला दीजिए, लाइन से इनको मध्य बिंदुओं से मिला दीजिए, इधर भी मध्य बिंदु। तो ये जो आपको एक बहुभुज दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। क्या होता है, एक बार देखिए, मात्रात्मक आंकड़ों और उनकी बारंबारता को निरूपित करने की एक अन्य विधि है। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम आयती चित्र की भुजाओं के संगत मध्य बिंदु, ऊपरी भुजाओं के संगत मध्य बिंदु ले लेते हैं और उनको रेखा खंडों से जोड़ देते हैं। तो जो बहुभुज बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके पास बारंबारता बहुभुज। देख लीजिए बच्चों, ये एक आयती चित्र था, याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों की भारों वाला, तो उसका आयती चित्र आपने बनाया। आयती चित्र के मध्य भुजा, ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपने क्या किया, ले लिया, और अगले जो खाली हैं, इधर भी एक खाली स्तंभ है, तो यहाँ इसका मध्य बिंदु हो गया, यहाँ इसका मध्य बिंदु हो गया, और इन सब को मिला दिया। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक बारंबारता बहुभुज बन गया है। देखिए रेड कलर से दिखाते हैं बच्चों, ये वाला जो बहुभुज है, रेड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या कहलाता है, बारंबारता बहुभुज कहलाता है। तो आयती चित्र बना लीजिए, उसके जो स्तंभ हैं, आयत है, उनके मध्य बिंदु, ऊपरी रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हुए आप क्या खींच दीजिए, रेखाएं खींच दीजिए। रेखाओं से जो बहुभुज बनेगा वही क्या है, बारंबारता बहुभुज है बच्चों। देखिए उदाहरण संख्या 8 देखते हैं। उदाहरण संख्या 8,
एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त अंक निम्न सारणी में दिए गए हैं। तो प्राप्त अंक क्योंकि किस में दिए गए हैं, वर्ग अंतराल में दिए गए हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर तो सभी वर्ग अंतरालों का अंतर क्या है, समान है। वर्ग माप क्या है, समान है, 10-10 का ही है। तो बारंबारताओं के बराबर ही आपको क्या बनाना है, स्तंभ बना देने हैं। तो स्तंभ बना देंगे तो आपको इस तरीके का एक आयतीय चित्र देखने को मिलेगा। फिर आयतीय चित्र के मध्य बिंदुओं को इन मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचोगे आप, रेखाखंड खींचोगे। और इन रेखाखंड को खींचने से आपको क्या मिलेगा, एक बहुभुज मिलेगा, एक बहुभुज मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता बहुभुज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बारंबारता बहुभुज। मैं हट जाता हूं, देख लीजिए अच्छे से, बना लीजिए बच्चों, बना लीजिए। इस सारणी के लिए पहले आयतीय चित्र बनाएंगे। आयतीय चित्र मैंने आपको बताया है, वर्ग अंतराल को हम किस पे लेंगे, एक्स अक्ष पे लेंगे। एक्स अक्ष पे वर्ग अंतराल लेते हुए स्तंभों की ऊंचाइयां कितनी लेंगे, बारंबारताओं के बराबर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी वर्गों की माप 10 है, इसलिए आपको ऊंचाइयों को या आयत की लंबाइयों को समायोजित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर आप ऊपरी जो आपको दिख रही हैं, यहाँ देखिए ऊपरी जो भुजाएं दिख रही हैं, इनके मध्य बिंदु ले लें, इन सभी के मध्य बिंदु लेकर उनको रेखाखंडों से जोड़ दें। जो बहुभुज आपके पास बनेगा वही क्या है, बारंबारता बहुभुज। अच्छा बच्चों, क्या ये ज़रूरी है कि हम हमेशा आयतीय चित्र बनाएं और उसी के बाद हम बारंबारता बहुभुज बना पाएं? तो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप बिना आयतीय चित्र के भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक नए शब्द से परिचित होना होगा, जिसका नाम है वर्ग चिन्ह। देखिए बच्चों, वर्ग चिन्ह क्या होते हैं। कोई भी जो वर्ग अंतराल है उसके अंदर एक उच्च सीमा होती है और एक निम्न सीमा होती है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के योगफल का आधा क्या कहा जाता है, उस वर्ग का वर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो एक तरफ आप निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह और आपको दे रखी है बारंबारता। तो वर्ग चिन्ह और बारंबारता से जब आप क्या बनाएंगे, वर्ग चिन्ह हो गए, ये वर्ग चिन्ह और बारंबारताओं से आप पॉइंट डिनोट करते हुए, रेखाखंडों से मिलाते हुए इनको क्या कर सकते हैं, बहुभुज बना सकते हैं। तो अगर आपको बिना आयतीय चित्र के बनाना है बहुभुज, तो आप क्या निकालेंगे, पहले जो वर्ग दे रखा है उससे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करके, ठीक है। उसके बाद में आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में जो बिंदु आप दिखाएंगे, वर्ग चिन्ह और उसके संगत बारंबारता का बिंदु, उनको मिलाते हुए आप बना देंगे बहुभुज। कैसे, देखिए ये एक प्रश्न लेते हैं, उदाहरण संख्या 9। एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक प्रक्षेपण किए गए। तो निर्वाह खर्च सूचकांक 140 से 150 रहा, कितने सप्ताह रहा, 5 सप्ताह तक रहा। 150 से 160 10 सप्ताह, सबका अंतर समान है, देख लीजिए 10-10 का वर्ग माप है। तो बारंबारताओं को समायोजित करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें क्या करना है, एक बहुभुज बिना आयतीय चित्र बनाए खींचना है, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ग चिन्ह बनाएंगे, वर्ग चिन्ह लाएंगे। वर्ग चिन्ह कैसे लाते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 200 290, 290 में 2 का भाग लगाएंगे 145, जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। फिर आप ग्राफ में दिखाएंगे बच्चों 145, एक्स पे तो 145 और वाई पे 5, ये बिंदु दिखा दीजिए ग्राफ में। 155 और 10, फिर 165 और 20, फिर 175 और 9, 185 और 6, 195 और 2। इन बिंदुओं को आप दिखा दीजिए ग्राफ में। ग्राफ में दिखाकर इन बिंदुओं को मिला लीजिए। मिलाते ही आपके पास क्या बन जाएगा, बारंबारता बहुभुज बन जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप बिना आयतीय चित्रों से भी बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। ये थे बच्चों, ये थे क्या हमने डिस्कस किए, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि दंड आलेख कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं,
आयती चित्र कब बनाते हैं, आयत चित्र कब बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, और बारंबारता बहुभुज कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इन्हीं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं प्रश्नावली 14.3 में, आप उनको हल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुद से हल कीजिए बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।